हाँ, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो सारिका, आपको इसका आंसर पता है? चलिए लगा देते हैं। वैसे इसका आंसर किसी को कल पता नहीं था, क्योंकि ये सभी लोगों मतलब पता नहीं था, तो इसलिए डी वैसे नहीं है इसका आंसर शायद। हाँ राइट, फर्स्ट था। पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी सबसे पहले आई थी 1958 डेनियल लर्नर की। उसके बाद साइज्ड ऑफ द रोल, मतलब सॉरी, इसी में द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में ही साइज्ड बताया गया था रोल क्या है मीडिया का, कैसे वो ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में क्या रोल रहा है मीडिया का, ये बताया था इन्होंने। आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है सारिका? ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, और मैं इसका अभी वीडियो डालूंगा तो उसमें दिखेगा आपको, तो आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यूरगेन हैबरमास का वर्क है, उसको फटाफट आप जो है लगाने की कोशिश करें क्रोनोलॉजी में। ओके, आपने ए कहा है, बट यस ए ही सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे लग रहा था ए नहीं सही है, लेकिन ए ही सही है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्पेयर 1962, 1968 में नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 में, मॉरल कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन 1983। ठीक है, तो ये आप भी पढ़ लेना। इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है वो बगल में लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन आप हिंदी में ही पढ़ेंगी ये तो। हाँ, मैं हिंदी में ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि और बच्चों ने तो खैर पढ़ा भी था उसमें। ओके, यस सर का। ये आपने ये बताया, मैं लगा के देखता हूँ। ये तो सही नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसमें डाउट वाली इतनी बात नहीं थी। ठीक है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि जैसे मतलब स्टॉप मत करिए पढ़ाई को, वरना वो फिर क्या है, स्टक हो जाएगी, फिर वो याद करने में फिर से वही मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। जैसे देखिए, एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे आए नहीं आए, कैसा हुआ क्या हुआ, वो तो पास्ट था। और ठीक है, एक दो काफी समय भी बीत चुका है।
अब तो उससे बाहर निकल के नए तरीके से शुरुआत करिए। आज बहुत अच्छा दिन है, वसंत पंचमी है। आज के दिन जैसे पढ़ाई आरंभ करते हैं, अगर आप मतलब शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो बहुत अच्छा रहता है। तो आज के दिन अपनी शुरुआत भी कर सकते हैं पढ़ाई की। धीरे धीरे स्टार्ट करिए। क्योंकि आज के दिन जैसे सरस्वती माता की पूजा की जाती है, और बहुत ही मतलब एक पढ़ाई की एक तरीके से विद्या आरंभ किया जाता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं लगा के देखता हूँ। ठीक है, तो सही है, ए होगा। ठीक है, ए ही है इसका। ठीक है, बाकी इसका जो ये पूरा आप देख रहे हो सॉल्यूशन, ये आप पढ़ना जरूर। ठीक है, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक ऑप्शन को, उससे बहुत काम बनता है। और इसीलिए मैं नीचे करके कुछ देर छोड़ दे रहा हूँ, ताकि जब वीडियो चलेगा तो आप लोग पॉज करके उसको वीडियो को पढ़ लेना, और जो भी आपको लगे तो उसको आप एक एक काम कर सकते हो इसमें। ये कैट के स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, लेकिन ये काम बहुत आता है। क्या है कि आप एक कॉपी बनाइए, उसके कॉपी का नाम रख सकते हैं रिपरकशंस नोट्स। रिपरकशंस का मतलब होता है जो आपने गलतियां करी, उसके आप नोट्स बनाओ। जो भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको मतलब पूरा क्वेश्चन मत लिखो, उसमें आप अपना लिख सकते हो कि ये मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया और इसमें ये चीज होनी चाहिए थी। तो रिपरकशंस नोट्स कहते हैं। एग्जाम में जाने से पहले उसको एक बार रिवीजन कर ले जाओगे तो गलतियां वहां नहीं होगी। ठीक है, ये असर्शन रीजन है। आज जैस्मीन नहीं ज्वाइन करी है। हम्म, सी लगाता हूं मैं। सी नहीं सही है। हाँ, एक्चुअली अभी ये जो फ्लैश कार्ड है इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैंने ध्यान नहीं दिया था कल, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था। उसी बच्चे को मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे 9 बज गए थे, और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे इसको सेंड भी करना था, तो मैंने डायरेक्ट सेंड कर दिया था, मैंने देखा नहीं था। तो आज मैं उसको देखूंगा। ओके। हाँ, ए। ए भी नहीं सही है। अब आपके पास बी और डी ऑप्शन है। हाँ, बी लगाता हूँ, बी सही है। ठीक है, अब बी क्यों सही है उसका नीचे स्पष्टीकरण दे रखा है इंग्लिश में, आप पढ़ लेना एक बार ध्यान से। मैं क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल ही हमने किया था। तो बार बार उसी चीज को नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्यों हुआ ये गलत। कल शायद मतलब शिवांगी जी या उनका भी गलत हुआ था ऐसे ही। खैर कल देखेंगे। ओके, जैस्मीन के ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है। समय बहुत ही सोच समझ के रोड्स पे चलने वाला है। क्योंकि एक तो वो कहते हैं ना कि सोसाइटी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गई है, अब उसमें व्हीकल्स इतने हाई फाई व्हीकल्स चलते हैं, बहुत संभाल के चलने वाला है। और मतलब डर लगता है काफी अब। तो बहुत संभल के। ओके।
इसका मैं लगाता हूँ, आपने सी बताया है। ओके, सी नहीं सही है। हाँ। अ, अच्छा, ये कल हमने जब किया था। अच्छा, मैं देखता हूँ, एक मिनट। इसमें इंग्लिश में मुझे देखना पड़ेगा। Albert Clip Brown emphasized the need for scientific method in sociology based on direct observation and comparison because इसका तो शायद ए था आंसर। हाँ, कल हमने इसको किया था। नहीं, ये वो नहीं है। वो क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रही हैं, है ना? ये सही दिया हुआ है यहाँ। रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो असर्शन दे रखा है उसमें कहा जा रहा है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने एम्फेसाइज्ड किया था नीड फॉर साइंटिफिक मेथड इन सोशलॉजी। उन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज ही किया था। ठीक है, सोशलॉजी में। और वो ऑब्जर्वेशन करते थे, जैसे कि मेलनवस्की करते थे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, सोशल स्ट्रक्चर को, और कंपेयर करते थे। अच्छा, उन्होंने कंपेयर करके बताया था। ठीक है, मतलब एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब में क्या डिफरेंस है, क्या क्या वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी। मेलनवस्की इसी में थोड़ा से, मतलब वो कंपैरेटिव स्टडीज को उतना नहीं यूज किया था, मतलब लगभग नहीं यूज किया था। उन्होंने इतने ट्राइब्स की स्टडी नहीं करी थी जितनी रेडक्लिफ ब्राउन ने करी थी। ठीक है, तो ये बात थी। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और कंपैरेटिव मेथड का वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग करके ही वो बताते हैं कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना एक बार। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनजीओ वाला क्वेश्चन है ये, आप पढ़ लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनजीओज एंड सोशल एक्टिविज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट इफेक्टिव। लीस्ट इफेक्टिव का मतलब बहुत कम इफेक्ट डाल रहा है, या मतलब आपको निगेटिव ढूंढना है इसमें। ठीक है, जो नहीं इम्पैक्ट डालता है रोल इन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में, लोकतांत्रिक जो विकास होता है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं इसको हिंदी में दिखा देता हूं अगर आप चाहो तो। हम्म। हाँ, हिंदी दिखा देता हूं मैं। हिंदी आप देख लो। अभी हमको बहुत, मतलब अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता है हमको। धीरे धीरे ही सही, परंतु कोशिश करते रहना है, वरना ऐसा होता है कि अगर हम रुक गए तो फिर इंफॉर्मेशन हम जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते। मैंने खुद इस चीज को अनुभव किया है। आइए, मैं डी को लगाता हूँ। डी ही सही है, बिल्कुल सही चूज किया। और सही चूज किया ही होगा क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, सही समझ पाई इस क्वेश्चन को। एनजीओ जो होता है पूर्ण रूप से जो है तटस्थ, यानी कि न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि एनजीओज जो होते हैं वो पॉलिटिकल कोई ना कोई आइडियोलॉजी उनकी चल रही होती है, कोई पर्पस होता है, और वो बहस में शामिल भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग थलग रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। भाई, चीजें निकली तो सोसाइटी से ही हैं, और एनजीओ बने ही हैं ताकि वो काम कर सकें जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट के मुद्दों को ही तो सॉल्व करने के लिए बने हुए हैं, या मतलब ऐसी चीजों के लिए जो समाज में पनप रही हैं लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है, उसके लिए एनजीओज अपनी एक भूमिका निभाते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई डी इज द राइट आंसर।
ये भी कथन 1 कथन 2 दे रखा है, आप इसको पढ़ लें और फिर आप बताएं। मैं लगा के देखता हूँ। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, और सही चूज किया, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा से दिमाग मतलब चूज करने की पावर जनरेट होगी। कल ऐसे ही जब हम लोगों ने क्वेश्चंस स्टार्ट किए तो शुरुआत में गलत हुए, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे तो ऐसा होता है कि प्रैक्टिस छूट जाती है, तो उस वजह से चीजें नहीं होती हैं। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। पर्यावरण आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, तो आप इसमें देख लें। इसीलिए हमको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे मतलब तैयारी के पर्पस से भले ही रोज आप 2 घंटा दे दें पढ़ाई को, उतना ही काफी है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा ना, जैसे पढ़ें 2 घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें, जिस दिन बहुत ज्यादा वैसा है तो 1 घंटा दे दें, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये मत सोचें कि 1 घंटे से क्या हो जाता है, ऐसा नहीं है। फ्लैश कार्ड को मोबाइल में डाले रखें, उसको चला दें, चलाते रहें। अभी वो प्रैक्टिस हम कराएंगे तो अपने आप थोड़ा सा फ्लो बनेगा। फिर थोड़ा सा फ्लो तो खैर टूट गया है एग्जामिनेशन के बाद, ये कोई बात नहीं। आज बसंत पंचमी है, आज के दिन हम शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बताया ही था कि मैथमेटिक्स को भी मैं देखूंगा, और मैं 25 तारीख के बाद, यानी संडे के बाद से जो है मैथमेटिक्स के भी धीरे धीरे हम पार्ट करते रहेंगे। धीरे धीरे ये शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट करना तो पड़ेगा ही। यस सारिका, क्या लगता है आपको? सर इसका ओके, मैं बी को लगाता हूँ। बी सही है, ठीक है। आपके साथ जैसे सारिका दिक्कत क्या है कि आप चूज सही करती हो बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंट अभी नहीं है, इसी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। और वो कॉन्फिडेंस जानते हो क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो चीज पढ़ रखी है वो ठीक पढ़ रखी है, लेकिन उसका रिवीजन ढंग से नहीं हो पाया है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, तो वही चीज है, एक बार जैसे करने से काम नहीं बनता है ना। यही बात है पढ़ाई में, यही बात ही है। पढ़ाई क्या है कि एक लर्निंग प्रोसेस होती है। तो लर्निंग क्या होती है, बार बार करनी पड़ती है एक चीज को, बार बार। वो बोरिंग लग सकता है, या मतलब ऐसा लग सकता है कि हम बार बार क्यों करें। जैसे
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिकेटर होता है, जब क्रिकेटर नेट में प्रैक्टिस करता है, तो वो कई बार एक ही जैसी बॉल्स को खेलता है या एक ही बॉलर को खेलता है, देखता है कई बार मतलब एक ही शॉट को प्रैक्टिस कर रहा होता है मारने की, तो उसको बहुत टाइम लगता है, वो शॉट खेलने के लिए या वो मतलब चीज़ें करने के लिए। लेकिन एक बार समय ऐसा आता है कि वो उसको पा लेता है क्योंकि बार-बार रिपीट करने की वज़ह से वो चीज़ उसको आ जाती है। तो ऐसा ही पढ़ाई में भी है, ठीक है? तो आप जितना रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मेमोरी, रिकॉलिंग मेमोरी, ठीक है? और वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना कन्फर्मेशन, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये मैंने मार्क किया तो पक्का ये सही है। बस इतना हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ। ये चीज़ें हम करेंगे, इस बार हम कोशिश तो यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा हम रिवीज़न कर पाएँ। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं कराई पिछली बार भी, लेकिन जो चीज़ें कराने की कोशिश करी, उसका बार-बार रिवीज़न करवाया। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो लास्ट टाइम छूट गई, जैसे फ्लैश कार्ड कुछ जो हमने अच्छे से याद किए थे, जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया या इम्पोर्टेंट एक्ट्स, मूवमेंट्स हो गया, उनका भी रिवीज़न एक बार हमको करना है, वो करेंगे हम, ठीक है? बहुत काम आए वो एग्ज़ामिनेशन में और अभी आने वाले एग्ज़ामिनेशन में बहुत काम आएँगे। तो मैं इंग्लिश में भी दिखा दूँगा क्वेश्चन को क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इंग्लिश में भी दिख जाएगा क्वेश्चन, तो हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेने चाहिए। हिंदी ठीक है, मतलब हिंदी तो इसकी तो सही है, नेट वाले तो अपनी हिंदी मतलब वैसे ही देते हैं बहुत। ओके, ए को लगाते हैं, बट ए सही है नहीं। राइट, ठीक है। डी होगा क्योंकि इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म वाला कंसेप्ट है, वो ओवर सिंप्लीफाइज करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को बाय अज्यूमिंग दैट, वो एज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होगा ना, वो ये मान के चलेगा कि सब कुछ जो कुछ भी मनुष्य के अंदर जो स्वभाव में उसके जो परिवर्तन आ रहा है, उसका कारण जो है वातावरण है। वातावरण बदल रहा है इसलिए उसका स्वभाव बदल रहा है, ऐसा वो एज्यूम करके चलता है, मान के चलता है। और वो इग्नोर कर देता है किन चीजों को, कल्चरल फैक्ट को, सोशल को, इंडिविजुअल की एजेंसी को, इन सब चीजों को दरकिनार कर देता है। वो मानता है कि भैया एनवायरनमेंट बदला है, इसका मतलब इसका बिहेवियर चेंज हुआ है। समझे? तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का है, जो कि गलत है। ठीक है, यही चीज है। पहले वाले स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ते, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सजेस्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इंटायरली शेप्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट विद लिटिल टू नो रूम फॉर कल्चरल और सोशल फैक्ट्स, जो कि गलत है। ओके, आपको समझ में आया होगा ये बात। हाँ, बाकी आप इसको पढ़ लेना। और कल्चरल इकोलॉजी तो आपको पता है जूलियन स्टेवर्ड ने दी थी, और ह्यूमन सोसाइटी और उसके जो वातावरण है यानी उसका जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो एक इंटरेक्शन होता है उसको बताया था इसमें। और कैसे जो है कल्चरल को अडॉप्ट किया जाता है सोसाइटी और इकोसिस्टम में, वो चीजें इन्होंने बताई थी स्टेवर्ड ने। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है। यूर्गेन हेबरमास के कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन का कौन सा की एक्सपेक्ट नहीं है, आपको नॉट बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट की एक्सपेक्ट ऑफ यूर्गेन हेबरमास कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन।
आइए लगाते हैं इसको डी को। बिल्कुल सही है। और कम्युनिकेटिव एक्शन से जुड़ा हुआ सिर्फ दो चीजें नहीं है, फोकस ऑन सोशल इनइक्वालिटी और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, इसका कोई संबंध जो है कम्युनिकेटिव एक्शन से नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन पहले इंग्लिश में थोड़ा से देख लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा और दिख भी जाएगा सबको, एक बार पढ़ भी लेंगे। बाकी एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लें और फिर उसके बाद हिंदी इसकी मैं दिखा देता हूँ हिंदी में। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी मतलब सीखते रहिए, क्योंकि आपको कहीं इंग्लिश में पढ़ाने को मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे हिंदी में पढ़ाने को मिला था। हालांकि उसमें वो सैलरी बहुत कम दे रहे थे, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। एमए के ही स्टूडेंट थे, सोशियोलॉजी के ही, लेकिन बहुत सैलरी कम दे रहे थे और फिर दूर बहुत जाना पड़ता मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन मैं हिंदी में पढ़ाने को रेडी हो गया था, जबकि मुझे हिंदी में पढ़ाने में दिक्कत फेस आएगी, क्योंकि मेरा जो पूरा मतलब लर्निंग रही है वो इंग्लिश में रही है। लेकिन फिर भी मैं रेडी था, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो मैडम ये भी चाह रही थी कि मैं सब कुछ कर दूं और मुझे कम पैसे भी दें। आजकल यही सब चीजें। हाँ, तो मैं इसको हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। हाँ, हिंदी में आप देख लें, वो तो मैंने एक्चुअली इंग्लिश में इसलिए कर रखा है ताकि वीडियो बन रही है तो पॉज करके कोई भी पढ़ सकता है इंग्लिश में भी। कल एक्चुअली रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हो पाई थी, आज हो रही है, इसलिए मैंने कहा फिर से वही क्वेश्चंस करा देते हैं और एक फ्लो स्टार्टअप हमारा इससे बनेगा। अभी धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है कंसिस्टेंसी हमें बनानी पड़ेगी। भले ही 1 घंटा हम क्लास करें, लेकिन हम कोशिश करें कि क्लास जरूर करें। मुझे भी आज भी कहीं जाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्लास तो करके ही जो है, क्योंकि मेरे लिए भी एक पढ़ाना नहीं बल्कि एक क्लास ही है, मेरे लिए भी है, अपने लिए भी। तो वो चीज हम करें। अगर हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि किसी ने अगर एसआई का फॉर्म फिलअप कर रखा हो, जैसे सब इंस्पेक्टर का भी मार्च में मतलब एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अभी जो हमारे बीच में सर आए थे उस दिन, वो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था किसी को प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कुछ अगर हेल्प चाहिए होगी तो वो बता सकता है। तो सर उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि सर इस समय सर्विस में भी हैं और जो है साथ ही साथ हेल्प करने को भी रेडी हैं। बहुत अच्छे, मतलब ऐसे मतलब कम पुलिस वाले मिलते हैं, वो काफी अच्छे हैं और मतलब हेल्पफुल हैं, मतलब हर तरीके से, एक फ्रेंड की तरीके से, इसीलिए वो बुलाने पे उस दिन वहां पे आप ही गए हमारे बीच में। जी, सारिका आपको।
मैं लगाता हूँ क्योंकि आपने बी सिलेक्ट किया, बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है बी। बी इज राइट। ठीक है। ओके बी, सर्वे मेथड ही इसका सही ऑप्शन है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं होगा क्योंकि आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ओवर टाइम होता है, बहुत पीरियड, उसमें पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज देखी जाती है तो वो क्रॉस सेक्शनल हो जाती है, जो कि यहाँ पे है नहीं। सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात तो यहाँ पे की नहीं जा रही है। मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात की जा रही है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल वाली बात नहीं की जा रही है, क्रॉस सेक्शनल वाली बात। अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी दिया होता तो इसमें ऑप्शन में होता तो हम इसको लगाते। ठीक है। यहाँ पे चेंज ओवर टाइम की बात नहीं करी। आप ये हिंदी में पहले देख लें, फिर मैं इसको हिंदी इंग्लिश में कर दूंगा जब आप बताइएगा। तो आप सेलेक्ट कर लें आंसर इसका। ये भी कल क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिया था ये। इसकी क्वेश्चंस आप ही ने एग्जामिनेशन दिया है सारिका, आप खुद अनुभव किया होगा कि इसका आपको मदद मिली होगी काफी। क्या डी आपने बताया? ओके ए बताया है। ओके ए को लगाते हैं। यस राइट, ए बिल्कुल सही आंसर है। कैलकट पार्सन के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन था और बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहले वाला स्टेटमेंट को दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। तो एजाइल मॉडल के ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है। बाकी इसका जो वो पार्ट है एक्सप्लेनेशन, वो मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ ताकि आप लोग, और हाँ इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है। हम्म। हाँ वो फर्स्ट पेपर अगर आपका सही चला जाता तो बहुत आपके अच्छे नंबर आ जाते, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि फिर आप 200 मतलब 10 तक जा सकती थी, उसके भी पार भी जा सकती थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो फर्स्ट पेपर तो मतलब ऐसा था कि तैयारी नहीं थी तो नहीं अच्छा हुआ, और क्या। जिसकी तैयारी कर पाए वो चीज अच्छी गई। फर्स्ट पेपर में मतलब ऐसा ही, मतलब हो भी सकता था, नहीं भी वैसा ही हुआ, वो उतना सही नहीं जा पाया। कोई बात नहीं। हाँ पता नहीं ऐसा पेपर में ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारे बच्चों के कम आए। मतलब आप ही के नहीं, पहले तो बच्चे बहुत कह रहे थे कि उनके बहुत बहुत पेपर, पेपर वन की बात करता हूँ। पेपर वन में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बहुत इजी है, ये है वो है ऐसा है। मैंने आपसे लोग से यही कहा था कि जब रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा, तब उनको पता चलेगा कि आखिर में कितना इजी था, कितना वो था। एक्चुअल में इजी नहीं था, बल्कि थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी उसमें, या मतलब थोड़ी सी ट्रिकी थी, मैं कहूंगा ट्रिकी था। ठीक है, ट्रिकी जरूर था। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखना पेपर वन के, उसने सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा है। वो कोडिंग में पूछ रहा है रिसर्च वाले क्वेश्चन को, और बहुत मतलब वैसे बनाया था उसने। पहला जो डीआई थी वो भी कैलकुलेटिव थी, इतनी इजी नहीं थी। तो अब खैर क्या करें, जो भी होना था खैर हुआ, उस पे इतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिल्ट कॉन्शियसनेस रखने से क्या होता है कि और चीजें खराब होने लगती है। गिल्ट होना अच्छी चीज है, परंतु अपने अंदर जो गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करना और फिर उसको सुधार करके अपने आगे उसको ना फिर से दोहराना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने फिर से मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, ताकि हम समझ पाएं कि मॉक टेस्ट से मदद तो मिली, साथ ही साथ अभी गलतियां क्या हो रही हैं। और आप खुद में पेपर में चेक कर सकते हैं क्या गलतियां हुई, किस क्वेश्चन में गलती हुई, कैसे हो गई, वो भी। और बाकी तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब है। कंपटीशन बहुत हाई है, दैट इज व्हाई वी हैव से दैट कि परफॉर्मेंस हमको खराब लगता है अपना।
कंपटीशन इतना हाई ना होता तो जितने नंबर आपके बन रहे उतने में तो आपका डेफिनेटली नेट पॉस मतलब हो ही जाता। ठीक है, फिर भी आप बॉर्डर लाइन पे हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका नेट हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ मिनट और हैं, हम तो कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तान्या आप मेरे ख्याल से नया है, कल वहीं तक क्वेश्चन हुए थे। हाँ, तो चलिए इसको देखिए, ये इसी तरह का क्वेश्चन आया था नेट में। ठीक है, हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो एक क्वेश्चन में था ही। ठीक है, हालांकि और उसने बाहर के पूछ लिए थे, जो हैजार्ड्स हुए थे बाहर के, जो ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन बाकी इंडियन ओशियन सुनामी भी आया था उसमें। इसी से मैंने मार्क किया था वो वाला क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन उसी टाइप से है, मतलब इसी सब से मदद मिलती है उन सब क्वेश्चनों में। ऑप्शन बी, ओके। ओके, आपको ए लग रहा है, तो पहले ऑप्शन बी लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ही सही है, तो आपको ए लग रहा था। तो यही तो क्वेश्चन आया था ना, इस बार इंडियन ओशियन जो सुनामी यहाँ पे लिखा है वही सुनामी वहां पे पूछा था जब पूछा था। ये सुनामी 2004 में आई थी। हाँ, हाँ। और मैं आपको बताऊं कि ये मैंने इसी सुनामी वाले से ही वहां पे सही किया था, मुझे बाकियों के नहीं पता थे। जो हरिकेन उसमें पूछा था, जो कैटरीना हरिकेन आया था, वो तो अमेरिका में आया था, यूएसए में। और वो आई थिंक 2012 या 13 के आसपास आया होगा वो, मुझे अभी डेट तो उसकी याद नहीं आ रही, लेकिन वो जल्दी आया था। खैर इसके डेट्स देख लेते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी आया था अभी क्वेश्चन में 1984 है इसकी, और इसके बाद हुआ है चेरनोबिल। चेरनोबिल इससे पहले नहीं हुआ है। चेरनोबिल जो रशिया यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर एजेंसी है, जहां पे वो लीकेज हुआ था और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, चेरनोबिल वो 1986 में हुआ है। ठीक है, तो चेरनोबिल बाद में हुआ है, पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उत्तराखंड फ्लड ये 2013 में हुआ था। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटिक एक्टिविटीज हुई थी, और जिसकी वजह से क्लाउड ब्रस्ट हो गया था, फ्लड आया था, लैंड स्लाइड्स हुए थे हिमालयन रीजन में, बहुत बड़ा फ्लड आया था, मतलब बॉडीज ऐसे पड़ी हुई थी वहां पे। तो वो तो बहुत मुझे याद है, बहुत ही मतलब भयानक था। इंडियन ओशियन सुनामी, ठीक है, इसको आप जैसे टी सुनामी नहीं बोलते हैं, टी साइलेंट होता है, सुनामी ही बोलते हैं। सुनामी 2004 में आया है, और ये इंडियन ओशियन में आया है, यानी जो इधर का जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उधर साइड अगर आप जाओ तो इंडोनेशिया पड़ेगा, उसमें सुमात्रा पड़ता है। सुमात्रा एक ऐसी जगह है, मतलब एक आइलैंड है, और वो आपको मैं बताऊं कि पूरी पृथ्वी का सबसे आखिरी छोर है, मतलब ऐसी प्लेट जो आखिरी छोर पे पड़ी हुई है, वहां पे वो वेव्स उठी थी, और वहां से वो मतलब पूरी सुनामी आई थी, और बहुत ही भयानक था वो भी। गुजरात का अर्थक्वेक 2001 में आया था, मुझे याद है कि 2001 में मैं आई थिंक, हाँ, मैं शायद सिक्स्थ या सेवेंथ में था, और मुझे याद है ये आया था तब, हमारे जहाँ पे स्कूल था वहां तक महसूस हुआ था, और वहां पे भी पंखे हिल रहे थे। तो ये अर्थक्वेक 7.7 रिक्टर स्केल का था, भुज इसका मेन जो सेंटर था वो वहां से आया था, और बहुत ही भयानक ये अर्थक्वेक रहा था गुजरात का 2001 में। एक मूवी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद कोई मूवी में दिखाया भी है इस अर्थक्वेक को। 2001 में आया था ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम्म,
तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ें पहले इंग्लिश में। हम्म। हिंदी देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके तान्या, आपको क्या लग रहा है? तो ए को लगाते हैं, बट ए इज नॉट राइट। ओके, तो मैं डी को लगाता हूँ। डी सही है, ठीक है। देखिए फिफ्थ तो है। हाँ, 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 ये क्वेश्चन किसी मॉक टेस्ट में था, जो हमने पिछले मॉक टेस्ट किए थे उसमें से किसी एक मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन था, ये रिपीटेड है। पर फिर भी गलत हुआ। तो देखिए ऐसा है कि इसमें फिफ्थ तो ऑप्शन है ही नहीं किसी में, तो फिफ्थ वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो फिफ्थ है, उम्र बढ़ने का अनुभव मुख्य रूप से जैविक होता है और इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक या मनोवैज्ञानिक घटक नहीं होता है, तो वो होता है, वो तो गलत है ही। रही बात जैसे बाकी सारे स्टेटमेंट्स की, तो वो सभी सही हैं। इसमें आप गलतियां ढूंढने का प्रयास मत करिए। जैसे थर्ड वाला हो सकता है आपको गलत लग रहा हो, कि जो बुजुर्ग को अक्सर समाज के निष्क्रिय आश्रित सदस्यों के रूप में देखा जाता है, जो उम्रवाद और नकारात्मक रूढ़ियों में योगदान करते हैं। तो ऐसा सही है। नेगेटिव पॉइंट लिखा है लेकिन सही है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो वो सही सही है, एक समाजशास्त्री इसी तरीके से इस चीज को देखेगा। ठीक है, तो वो सही था इस वजह से। ठीक है, तो ओके। तो आज हम यहीं तक करते हैं। मैं ज्यादा अभी बर्डन नहीं डालूंगा जैसे आप लोग के ऊपर। और क्योंकि आज हमको तो फ्लैश कार्ड करने थे लेकिन वो हो नहीं पाए, क्योंकि वो अभी बनाने पड़ेंगे, उनको ढंग से थोड़ा से करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, हाँ 99 पे है, एक और कर लेते हैं। राइट।
ये सोशल चेंज थ्योरीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस, ये तो हम पहले कर चुके हैं और इजी भी क्वेश्चन है इसमें कोई। ओके। और सारिका आपको भी डी ही लग रहा है? हाँ, डी ही है, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इवोल्यूशनरी थ्योरी पहले आई, उसके बाद फंक्शनलिस्ट थ्योरी आई, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, तो ये आई। तो यहीं तक करते हैं। और जो है कल, अब हम ऐसा करते हैं कि अभी क्योंकि कल सैटरडे है, तो सैटरडे संडे मंडे से हम जो है फ्लैश कार्ड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए उसको सही करने के लिए। तो हम अभी कल और परसों जो है यही मॉक टेस्ट ही लगाएंगे 1 घंटा। ठीक है, ताकि मॉक टेस्ट जो बचे हुए हैं वो भी हो जाए, और एक मतलब फ्लो भी बन जाए क्वेश्चन करने का, तो वो भी रहेगा। ठीक है, तो आज तो इतना ही रहन देते हैं यहीं पे ही, बाकी हम करते हैं। ठीक है, ओके। तो शिवांगी जी तो अभी आई थिंक उनको ये टाइम कंफर्टेबल है कि उनको दिक्कत हो रही है इस टाइम में, वो आ नहीं पाती हैं। हाँ। हम्म, हो सकता है कहीं बिजी हो, वैसे तो वो सैटरडे संडे पे तो खैर बिजी ही रहती हैं। तो खैर कोई बात नहीं। एक्चुअली मतलब अगर वो देना चाह रही हैं पेपर आने वाले समय में, तो मतलब रेगुलर रहेंगी तो अच्छा रहेगा। और बाकी तो खैर जैस्मीन का तो खैर रीजन है, वो अभी बताया उन्होंने। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेट स्टार्ट करेंगे तो मतलब समय निकल जाने पे फिर बाद में चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं कवर करना, और दिक्कत बहुत ज्यादा फेस आती है। खैर अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा करने की, बाकी देखते हैं और भी चीजें हम करते हैं। ठीक है। और सारिका आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम में? हाँ। क्या क्या कह रही हैं आप? अच्छा अच्छा। अच्छा 26, 26 आज 23 तारीख है। ओके, अब सिर्फ मंडे पड़ेगा 26 जनवरी को। अब आप लोग टॉपिक सजेस्ट करिए, आप लोग के पास 2 दिन है। ठीक है, तो हम उस दिन कोई डिस्कशन सेशन रख लेते हैं। और बिल्कुल, और गाना भी गा सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन हमारा मतलब एक एक्शन में आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, आर्टिकल्स हो गए वो सब हो गए। तो आप थोड़ा से वो भी पढ़ लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कब किस तारीख को, 26 जनवरी 1950 में उसका पारित हुआ, और उसके बाद जो है वो हुआ। तो आप उसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जा रहा है। अभी जो नेट में पूछा गया संशोधन, मतलब अमेंडमेंट पूछा गया था, और वो अमेंडमेंट, देखिए हम लोगों ने शेड्यूल छोड़ दिया था, शेड्यूल से ही क्वेश्चन आ गया था। तो शेड्यूल, वो जो 9th शेड्यूल उसने पूछ लिया था, जिसमें पहला अमेंडमेंट हुआ था 1952 में, 1952 में। तो ये सब चीजें आप पढ़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा से पढ़िएगा उस दिन। आप स्पीच भी दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, थोड़ी बहुत जो भी आप समझ सके, अखबार में भी छपता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी अपनी तरफ से भी नॉर्मल एक स्टडी कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कब मतलब उसके क्या यूसेज है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम रखते हैं, और बहुत अच्छा मौका रहेगा उस दिन। तो हम रवि को भी इनवाइट कर लेंगे, और भी कुछ लोग को इनवाइट कर लेंगे, देखिए।
तो शायद वो लोग भी टाइम मिले तो आ जाए। ठीक है, तो आप लोग भी आइएगा और अच्छा याद दिलाया आपने। करते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, और बाकी तो 2 बजे हम जुड़ते रहते हैं, उसमें मॉक टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, ओके।